नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम संचयन से एक नया पाठ पढ़ेंगे, हामिद खां। इसके पहले के दो पाठ कल्लू कुमार की ऊना कोठी और इसके बाद था हमारा मेरा निजी पुस्तकालय। ये दोनों ही पाठ सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए अब हम आगे का पाठ पढ़ेंगे हामिद खां। हामिद खां पाठ पढ़ने से पहले हम इसके लेखक के बारे में जान लें। तो हम लेखक परिचय देखते हैं कि हामिद खां पाठ के जो लेखक हैं उनका नाम है S.K. पोट्टेकाट, जिनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ और उनका देहावसान 1982 में हुआ। मलयालम के प्रसिद्ध कथाकार थे। ये मलयालम भाषा के प्रसिद्ध गद्यकार थे और इनका पूरा नाम था शंकरन कुट्टी पोट्टेकार। इनका जन्म केरल के कोषिकोड यानी कालीकट, आपने बंदरगाह का नाम सुना होगा, कालीकट में हुआ था और 10वीं के बाद यानी मैट्रिकुलेशन के बाद साहित्य सर्जन प्रारंभ किया। यानी 10वीं कक्षा पास करने के बाद इन्होंने साहित्य लिखना प्रारंभ किया। इनकी कहानियों में किसान और मजदूरों की आह और वेदना का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। यानी गरीबों और किसानों के दुख दर्दों को इन्होंने अपने गद्य के माध्यम से उकेरने का प्रयास किया है और साथ ही इन्होंने जाति, धर्म और संप्रदाय से परे मानवीय सौहार्द को उभारने की कोशिश की है। यानी भारतीय समाज में जाति, धर्म और संप्रदाय को भुलाकर विश्व बंधुत्व और प्रेम को बढ़ाने का प्रयास इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से किया है। इन्हें लेखन के क्षेत्र में काफ़ी सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार और लेखन का विशिष्ट पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रेम, शिशु, विषकन्या और मुडुपडम। तो आज हमने हामिद खां पाठ के जो लेखक हैं S.K. पोट्टेकार, इनके बारे में सामान्य जानकारी ली और आज हम हामिद खां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हामिद खां पाठ के बारे में मैं आपको सामान्य जानकारी दे दूं। इस पाठ में जो लेखक है वो पाकिस्तान में कुछ नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को देखने के लिए जाता है और वहाँ वो काफ़ी भूखा और प्यासा होता है, तेज़ गर्मी होती है और वहाँ पाकिस्तान में उसे हामिद खां नामक एक व्यक्ति मिलता है जिसका खाने का ढाबा था और हामिद खां से लेखक मिलता है। हामिद खां लेखक को ये जानता है कि ये इंडिया से आए हैं, भारत से आए हैं और इनसे काफ़ी अच्छे से बातचीत करता है, उन्हें पानी पिलाता है, खाना पीना खिलाता है और साथ में उनसे कोई रुपए पैसे भी नहीं लेता। वो ये जानकर बड़ा प्रसन्न था कि ये जो लेखक है वो भारत से आए हैं। और हामिद खां का जो थोड़े समय में साथ रहकर लेखक से जो मित्रता हो गई थी उसे लेखक पूरे जीवन भुला नहीं पाया था। और हामिद खां ये जानकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि भारत में आज भी हिंदू और मुस्लिम एक होकर साथ में रहते हैं। तो देखते हैं कि हामिद खां पाठ में क्या होता है। आज हम हामिद खां पाठ का प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हामिद खां। तक्षशिला में आगजनी, यानी तक्षशिला में आगजनी हो रही है, यानी आग लगी हुई है और तक्षशिला पाकिस्तान में है वर्तमान में। तक्षशिला में आगजनी समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। लेखक ने कहा कि जैसे ही सुबह उठ के समाचार पत्र देखा और उसमें ये खबर पढ़ी कि तक्षशिला में आगजनी हो रही है, ये खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। लेखक ने जैसे ही खबर पड़ी कि तक्षशिला में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहां पर आगजनी हो रही है, लोग बाग रंजिश के कारण आग लगा रहे हैं, तो ये खबर पढ़ते ही लेखक ने ईश्वर को याद किया और उसे तक्षशिला में हामिद की याद आई और उसने भगवान से प्रार्थना की कि हामिद की दुकान को आगजनी से बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। लेखक कह रहा है अभी 2 साल पहले की ही तो बात है जब मैं तक्षशिला में गया था, वहां के पौराणिक खंडहरों को देखने के लिए। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से
करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। तक्षशिला जब घूमने गया, वहां के खंडर देखने गया, तो एक दिन जब कड़कड़ाती धूप और भूख और प्यास से बेचैन हो रहा था और कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो रेलवे स्टेशन के करीब पौन यानी 1 किलोमीटर से थोड़ा मील दूरी पर ही एक गांव था, उसकी ओर लेखक निकल पड़ा। हस्त रेखाओं के समान यानी हाथ की रेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार यानी सकड़ा बाजार, जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। यानी उस गांव में जो सड़कें थी, तंग गलियां थी, उनमें चारों ओर धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी हुई थी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। यानी कहीं कहीं से तो सड़े हुए चमड़े की बदबू आ रही थी। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त यानी मस्त चाल से चलते नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगा लिया, पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। चारों तरफ लेखक ने नजर दौड़ाया कि उसे कोई होटल, ढाबा या कुछ मिल जाए जहां से वो अपनी भूख और प्यास को मिटा सके, किंतु चारों तरफ देखने के बाद उसे कोई भी होटल नजर नहीं आया। तो उसने अपने मन में सोचा कि इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अचानक एक दुकान नजर आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। अचानक लेखक को एक दुकान नजर आई जहां रोटियां बनाई जा रही थी, चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। लेखक ने जब रोटियों की सुगंध देखी तो वो उस दुकान की ओर बढ़ गया। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। लेखक ने कहा कि मुझे अब इतना तो अनुभव था कि किसी से भी प्रेम से या हंस के बात करो तो वो हमारी सहायता जरूर करता है। तो लेखक ने भी परदेश में मुस्कुराहट को ही सहायक माना। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान में अंदर घुस गया और लेखक ने भी उसी मुस्कुराहट का सहारा लिया और मुस्कुराते हुए वह उस दुकान में घुस गया जहां से रोटियों की सुगंध आ रही थी। उस दुकान में एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही, अधेड़ उम्र का मतलब यानी ढलती उम्र, आफ्टर 40 ईयर, अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। यानी उस पर मेरी हंसी का कोई प्रभाव नहीं हुआ और वो अपनी तीखी पैनी नजर से मुझ पर निगाहें जमाए हुए था। खाने को कुछ मिलेगा? लेखक ने पूछा। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। यानी लेखक ने बिल्कुल धीमी आवाज में पूछा। चपाती और सालन है, यानी चपाती और गोश्त की सब्जी यानी मीट। चपाती और सालन है, यहां बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। मैंने दुकान के भीतर झांककर देखा। बेतरतीबी से यानी बिना किसी सलीके तरीके से, बिना किसी सार संभाल के सामान इधर उधर बिखरा था। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, यानी बेतरतीबी से यानी बिना किसी हिसाब किताब के उल्टा सीधा लिपा हुआ आंगन।
धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल यानी दाढ़ी हो, जिसके दाढ़ी हो, दड़ियल बूढ़ा गद्दे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति था दाढ़ी वाला, वो केवल पड़ा पड़ा अपना हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और उस हुक्के और तंबाकू की गुड़गुड़ाहट में वो इस पूरी दुनिया को ही भूला बैठा था, केवल अपनी दुनिया में ही खोया हुआ था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए एक अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। मालाबार के, जवाब आया। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने ये नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, ये हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। तो लेखक ने कहा, हाँ भारत में ही है, दक्षिण भारत में, और अंतिम छोर मद्रास के आगे। क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। एक हिंदू घर में जन्म लिया है, ऐसा लेखक ने कहा। हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा। अब जो रोटी बनाने वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, उसने एक हल्की सी फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? क्यों नहीं? लेखक ने कहा, क्यों नहीं? हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। लेखक ने यहाँ कहा कि क्यों नहीं, मैं मुसलमानी होटल में खाना क्यों नहीं खा सकता? अगर हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ का मतलब भारत में, यानी साउथ इंडिया की बात हो रही है, पूरे भारत की बात हो रही है, क्योंकि भारत में ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी मुसलमान हिंदू होटल में नहीं जाएगा या हिंदू मुसलमान होटल में नहीं जाएगा, ऐसा कहीं भी कोई नहीं है। तो लेखक ने कहा कि क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय, मसालेदार चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। तो बच्चों, हमने आज देखा कि हामिद खां पाठ में कि किस तरह से लेखक जो था वो तक्षशिला के खंडरों को देखने के लिए गया और वहां भूख और प्यास से बेचैन होने पर उसने एक मुसलमानी ढाबे का सहारा लिया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगला पाठ आगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।